हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम अमृत। आज का ये जो सेशन है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं अक्टूबर मंथ के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन ये जो वीडियो है थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है हमारी अर्लियर वीडियो से, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। पहले की जो 3 वीडियोस थी जिसमें हमने अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया, उसमें हमने इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस पढ़ी, उनकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पढ़ी। लेकिन आज हम सिर्फ क्वेश्चन फॉर्मेट में उन न्यूज़ को क्विकली रिवाइज करेंगे और एक हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारी रिवीजन भी हो जाएगी। तो अगर आपने वो 3 वीडियोस अभी तक नहीं देखी है, आई वुड रिकमेंड आप प्लीज उन्हें देखिए। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन वीडियोस को आप देखिए, फिर ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, आपकी रिविजन भी हो जाएगी और आप अच्छे से रिकॉल भी कर पाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो अब आप इन वीडियोस को, इस वीडियो को भी अगर आप फॉलो करते हैं तो आप यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन कि आप इजीली क्रिस्प इंफॉर्मेशन को गैदर कर लीजिए। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज उन वीडियोस को एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑन अक्टूबर 16 रेज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ की राबी क्रॉप्स। अभी रिसेंटली हमने न्यूज पढ़ी थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दैट इज एमएसपी कुछ क्रॉप्स की, जो राबी क्रॉप्स है उनकी अनाउंस की गई है। तो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, इनमें से कौन सी क्रॉप जो है वो इंजॉय करती है द हाईएस्ट पर क्विंटल प्राइस। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसका प्राइस हाईएस्ट है। ठीक है, आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो हम देखते हैं इसका आंसर। यस, आपको जो कंफ्यूजन हुई होगी वो मसूर और रेपसीड में हुई होगी, क्योंकि हमने क्लास में डिस्कस किया था कि इस बार जो एमएसपी में प्राइस हाइक हुआ है वो पिछले साल के मुकाबले किस क्रॉप में हाईएस्ट हुआ है, तब हमने डिस्कस किया था रेपसीड। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसका हाईएस्ट प्राइस है। तो आंसर इस बार है मसूर। तो आंसर इज मसूर हेयर, नॉट रेपसीड। ये स्पेसिफिकली मैंने आपके लिए ऐसे हाईलाइट इसलिए किया है ताकि आप इन 2 पॉइंट्स के अंदर डिस्टिंग्विश कर पाए। हाईएस्ट प्राइस किसके लिए अनाउंस हुआ है? मसूर के लिए, जो कि एक दाल होती है, लेंटिल है। और रेपसीड जो है उसने इस बार जो प्राइस हाइक है पिछले साल के मुकाबले वो बहुत ज्यादा सीड ऑब्जर्व किया है, वो रेपसीड में हमने देखा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, यानी कि एससीओ समिट की यहाँ बात हो रही है, जो इस बार हुआ है अक्टूबर 15 को इस्लामाबाद पाकिस्तान में। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेक्रेटरीट ऑफ एससीओ कौन सी सिटी में है। ये भी हमने बड़ी पर्टिकुलरली डिस्टिंग्विश करके पढ़ा हुआ है। आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। इसका आंसर हमारे पास है यस, बीजिंग। ऑर्गेनाइजेशन का नाम चाहे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसका सेक्रेटरीट शंघाई में नहीं है। उसका सेक्रेटरीट कहाँ है? बीजिंग में। ये भी एक स्टेट है, एक कैपिटल, इट इज द कैपिटल ऑफ चाइना। तो ये चाइना की कैपिटल है और ये एक चाइनीज सिटी है, हम बोल सकते हैं, जहां पर एससीओ का जो हेडक्वार्टर है, सेक्रेटरीट है, वो लोकेटेड है इन बीजिंग। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम साथ में ही रिवाइज कर लेते हैं रिलेटेड टू एससीओ, ताकि हमारी क्विक रिवीजन भी हो जाए और हमारा प्रैक्टिस भी हो जाए। एससीओ समिट कब बना था? 2001 में। उसके बाद इस बार जो एससीओ समिट है वो कहाँ हुआ है? इस्लामाबाद पाकिस्तान में। हमारे कौन से मिनिस्टर ने इन्हें अटेंड किया था? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो कि है डॉक्टर एस जयशंकर सर, उन्होंने इसे अटेंड किया था। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि इसकी जो शुरुआत हुई थी कैसे हुई थी? शंघाई 5 के नाम से हुई थी। इसमें इंडिया और पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था? इन 2017। और अगर बात की जाए इसमें रीसेंट एडिशंस की, तो वो कौन है? ईरान एंड बेलारूस। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है रिलेटेड टू एससीओ इसके साथ ही डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आई एम क्लियर विद ऑल दीज पॉइंट्स। एक बार फिर से मैं आपके लिए रिवाइज कर देती हूँ। देखिए,
इसका जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पर है? बीजिंग में। एससीओ की शुरुआत कब हुई? 2001 में। कहाँ पर इस बार जो समिट हुआ वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? पाकिस्तान में। किन्होंने अटेंड किया? डॉक्टर एस जयशंकर सर ने, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। साथ में ही इंडिया और पाकिस्तान ने एससीओ को कब ज्वाइन किया था? 2017 में। और रीसेंट मेंबर्स कौन है? ईरान एंड बेलारूस। आई होप ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपके लिए इनफ है और इम्पोर्टेंट भी है, काइंडली इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम बात कर रहे हैं कि टू स्ट्रेंथन द लॉजिस्टिक्स एंड ई कॉमर्स इन इंडिया, इंडियन पोस्ट हैज रिसेंटली जॉइंड हैंड्स विद व्हिच बिग कॉमर्स एंटिटी? किस कॉमर्स एंटिटी के साथ इंडियन पोस्ट ने कोलैबोरेशन किया है लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करने के लिए? तो यस, योर आंसर इज राइट, इट इज अमेज़न। चेक कर लेते हैं। यस, बिल्कुल अमेज़न इज द राइट आंसर। ये हमने पढ़ा था कि इंडियन पोस्ट एंड अमेज़न ने कोलैबोरेशन किया है ताकि लॉजिस्टिक सर्विसेज जो इंडिया में है उसको टॉप नॉच बनाया जा सके, क्योंकि इंडियन पोस्ट के पास दूर दराज के इलाकों तक जाने की जो सुविधा है, अवेलेबिलिटी है, और अमेज़न के पास स्पीड है टू डिलीवर योर गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे तो हमें एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो द आंसर हियर इज अमेज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी आंसर पहले दिख गया था, बहुत शैतान हो, आपने देख लिया होगा, पर चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। नेम द 18-year-old beauty queen from Ujjain who was crowned the Femina Miss India 2024 on October 16 at a glittering ceremony held in Mumbai। ये हमें पूछ रहे हैं सीधा सीधा कि फेमिना मिस इंडिया 2024 का जो टाइटल है वो किन्हें मिला है। तो आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो द राइट आंसर इज निकिता पोरवार। निकिता पोरवार ये मध्य प्रदेश उज्जैन से हैं, ये बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के उज्जैन से, और इस बार इनको मिला है मिस इंडिया 2024, फेमिना मिस इंडिया 2024 का टाइटल। आई रिपीट द नेम, Nikita Porwal। I hope this question was clear. Next question on your screen. Parmesh Shivamani has been appointed as the 26th Director General of which paramilitary force? Indian Coast Guard, ITBP, BSF, National Security Guard और CRPF? इसका करेक्ट आंसर है Indian Coast Guard। Yes, Indian Coast Guard is the right answer। हमने डिस्कस भी किया था कि परमेश शिवमणि, हम याद कर सकते हैं शिवमणि से कि शिवजी जी को जो मणि मिली थी, कह लीजिए समुद्र मंथन के दौरान, वो उन्हें कहाँ मिली थी? जल के अंदर, ओशियंस के अंदर। और ओशियंस को यानी हमारी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसके लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? इंडियन कोस्ट गार्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन कोस्ट गार्ड। परमेश शिवमणि सर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। Next question. NASA has launched one of its largest spacecraft has ever been built for a planetary mission. October 14 को उन्होंने भेजा to explore Jupiter's watery moon Europa। तो उस मिशन का नाम क्या है जो नासा ने भेजा है? कहां पर? यूरोपा पर। और यूरोपा क्या है? मून ऑफ जुपिटर। ये जुपिटर का मून है। यहाँ पर नासा ने अपना एक मिशन भेजा है, उस मिशन का नाम आपको बताना है। क्या उसका नाम क्लिपर जायंट है, यूरोपा एक्सप्लोरर है, यूरोपा क्लिपर है, पायनियर है या वोयेजर? आई होप आपने मार्क कर लिया होगा। इसका आंसर है यस, यूरोपा क्लिपर। इसका आंसर है यूरोपा क्लिपर। तो इस स्लाइड में से बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला, यूरोपा क्लिपर मिशन किसने भेजा? नासा ने भेजा। कब भेजा? अक्टूबर 14 को भेजा। कहाँ भेजा? यूरोपा पे भेजा। और यूरोपा क्या है? मून ऑफ विच प्लैनेट? यस, जुपिटर। तो हमने एक ही स्लाइड में से 4-5 क्वेश्चंस की जो डायमेंशन है उसे कवर कर लिया है। इस तरीके से आपका ये जो पूरी न्यूज आइटम है अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण approved on October 12 the upgradation of which नवरत्न CPSC to महारत्न कैटेगरी। मतलब ये जो 5 ऑप्शंस आपको दी गई हैं, इनमें से ऐसी कौन सी CPSC है जिसे महारत्न का स्टेटस जो है प्रोवाइड किया गया है? क्या वो बेल है, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, या फिर वो कॉन्कर है यानी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर
वो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है EIL, या फिर HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या फिर NALCO दैट इज नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसका सही आंसर है हेल दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके इंक्लूजन के कारण, यानी हेल के महारत्न कैटेगरी की इंक्लूजन के कारण अब टोटल महारत्न कंपनी इन इंडिया हो चुकी है 14। इनका नंबर हो चुका है 14। तो महारत्न, नवरत्न ये है क्या? जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती हैं, जहां पर ये कंपनीज की तरह काम करती हैं बट मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, तो उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं 3 हिस्सों में। सबसे पहले हमारे पास होती है मिनी रत्ना। मिनी रत्ना, मिनी रत्ना वो होती है जिनमें ऑटोनॉमी होती है, जिन CPSEs के पास, पर थोड़ी कम होती है। ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये स्कूल में दिए जाने वाले बैचेस हैं जो कि हम स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के हिसाब से देते हैं। जैसे कोई बच्चा क्लास में अच्छा करता हो, हम उसको वाइस मॉनिटर बना देंगे, कोई उससे अच्छा करता हो हम उसे मॉनिटर बना देंगे। इसी तरीके से कोई स्कूल में बहुत अच्छा करता हो हम उसको हेड गर्ल या हेड बॉय बना देंगे। उसी तरीके से जो CPSE बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करती हैं, जिनका टर्नओवर अच्छा है, जिनका प्रॉफिट मेकिंग अच्छा है, तो उनको ज्यादा ऑटोनॉमी की जरूरत है, तो हम उन्हें क्लासिफाई कर देते हैं एज मिनी रत्ना विद दिस टैग। इनके ऊपर आती है हमारे पास नवरत्ना, और इनके ऊपर हमारे पास आती है महारत्ना, जिसमें रिसेंटली हेल को ऐड किया गया है। और टोटल कितनी महारत्नाज हो गई है हमारे पास? 14। I hope this hierarchy is clear to you. Maharatnas, Navaratnas and mini Ratnas, Navaratnas and Maharatna. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The 2024 Nobel Memorial Prize in Economics has been awarded to Darren Acemoglu, Simon Johnson, James A. Robinson for research on which topic? ये हमें बोल रहे हैं कि जो इकोनॉमिक साइंसेज में प्राइज मिलता है, नोबेल प्राइज, वो इस बार इन 3 लोगों को मिला है। ठीक है, अब इन्होंने ऐसे कौन सी रिसर्च की थी जिनके लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है? क्या उन्होंने ये फाइंड किया था अबाउट द रीजंस दैट व्हाई सम कंट्रीज सक्सीड एंड सम फेल, या फिर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर व्हाई देयर आर डिस्टिंक्ट साइकिल्स ऑफ बूम एंड डूम इन अ मैच्योर इकोनॉमी, व्हाई करंट इंडस्ट्रियलाइजेशन फेल्स टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, या फिर उन्होंने ये बताया था कि रोल ऑफ सेंट्रल बैंक क्या है इन रेगुलेटिंग द इन्फ्लेशनरी टेक्निक। यस, हमें इतनी सारी ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज वी आर हैविंग द आंसर इन द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज रीजन दैट व्हाई सम कंट्रीज सक्सीड एंड अदर्स फेल इन अचीविंग प्रॉस्पेरिटी। तो इस स्लाइड में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो ये है कि नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स किन्हें मिला है और क्यों मिला है। किन्हें मिला है वो तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है कि दीज आर द 3 इकोनॉमिस्ट्स जिन्हें मिला है, और क्यों मिला है, दिस इज द रीजन। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जब नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी 1901 में, उस समय सिर्फ 5 फील्ड में ही दिए जाते थे नोबेल प्राइज। उस टाइम पे इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज है वो लेटर 1968 में ऐड किया गया था। ठीक है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट फिगर, इट्स एन इम्पॉर्टेंट ईयर जो हमें याद रखना है कि इकोनॉमिक साइंसेस का जो नोबेल प्राइज है वो 1968 ऑनवर्ड दिया जाता है। तो आई होप द रीजन एंड द अचीवर्स आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग हरिकेन मिल्टन, हरिकेन मिल्टन आया है, लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन इन विच स्टेट ऑफ द यूएस। जो ये हरिकेन मिल्टन आया है ये कौन सी स्टेट में आया है? यूएस, डेलावेरे में, मैरीलैंड, वर्जीनिया, फ्लोरिडा और जॉर्जिया। यस, द आंसर इज वेरी क्लियर, इट इज फ्लोरिडा। फ्लोरिडा, ठीक है, ये एक यूएस की स्टेट है जहां पर रिसेंटली हरिकेन मिल्टन देखा गया। हरिकेन इज अ नेम फॉर साइक्लोन्स। जैसे इंडिया में साइक्लोन्स आते हैं ना, हम देखते हैं ऐसे ऐसे साइक्लोन्स आते हैं जिसमें बहुत ज्यादा आंधी तूफान आता है विद रेनफॉल, और वो लैंड को टकराते हैं। जब हम हम कह सकते हैं कि जब ओशंस में लो प्रेशर एरिया बन जाता है तो वहां पर शुरुआत होती है साइक्लोन्स की। ये साइक्लोन्स इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। यही सेम ये जो साइक्लोन्स है
ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये जब यूएस वाली साइड पर आते हैं तो इन्हें हरिकेन कहा जाता है। एक ऐसा ही एक साइक्लोन है हरिकेन मिल्टन, ठीक है, और कहाँ पर आया था? फ्लोरिडा, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। इसके साथ ही मैं आपको छोटा सा रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं आप उसको लिखते जाइए कि आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं, किसमें आपको कौन सा कंफ्यूजन पॉइंट आ रहा है। ये आपको हेल्प करेगा जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करेंगे, ठीक है। और डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। आप वहां पर जरूर बताइए कि 40 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे, कितने करेक्ट हुए और कितने गलत, ठीक है। अपना स्कोर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the 2024 Nobel Prize in Literature has been awarded to noted author Han Kang. She hails from which country? ये कह रहे हैं कि नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इस बार दिया गया है हैन कैंग मैम को। वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो आई होप आपने मार्क कर लिया होगा। द आंसर इज साउथ कोरिया। हैन कैंग बिलोंग्स टू साउथ कोरिया। ये साउथ कोरियन ऑथर है। इन्हें इस बार अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज फॉर एक्सेप्शनल स्टाइल ऑफ राइटिंग, जिसमें ये प्रोज और पोएम्स दोनों को मिक्स कर कर लिखते हैं। एंड उनकी बहुत फेमस जो नॉवेल है जिसका नाम आप अक्सर न्यूज में पढ़ रहे होंगे वो है द वेजिटेरियन। तो आपको बुक्स एंड ऑथर सेक्शन में से भी क्वेश्चन बन सकता है कि द वेजिटेरियन बुक जो है किन्होंने लिखी है। तो दिस बुक इज रिटन बाय हैन कैंग, जो बिलोंग करते हैं साउथ कोरिया से, और इस बार उन्हें मिला है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The 44th and the 45th ASEAN summits and related summits kicked off on October 9 in Vientiane in which country? तो वो हमें बोल रहे हैं कि रिसेंटली जो एशियान समिट्स हुए हैं वो वियंटियाने में हुए हैं। वो उन्होंने खुद ही आपको बता दिया। तो वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। दिस प्लेस इज इन विच कंट्री? तो इसका आंसर है लाओस। यस, द आंसर इज लाओस। इस बार का जो एशियान समिट है वो कहाँ हो रहा है? लाओस में हो रहा है, वियंटियाने में हो रहा है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं एशियान क्या है। एशियान जो है एसोसिएशन है ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस लाइक फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, जो कि इंडिया के साउथ ईस्ट में लाए करते हैं। जैसे ये देखिए इंडिया है, यहाँ पर आपको कुछ आइलैंड कंट्रीज दिख जाएंगी जैसे इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, मलेशिया, इस तरीके की, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी आपको छोटे छोटे आइलैंड स्टेट्स मिल जाएंगी और इनकी एक एसोसिएशन है जिसे हम बोल रहे हैं एशियान, ठीक है। एशियान, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम भी इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। अब आपके लिए ये होमवर्क रहेगा कि एक बार आप जाकर एशियान के सारे मेंबर्स को जरूर स्टडी करेंगे और इसकी लोकेशन भी देखेंगे मैप के ऊपर, ठीक है। अगेन आई रिपीट, एशियान समिट फॉर दिस year was held in Vientiane, which is located in Laos. Okay. Was the highest imaging Cherenkov telescope. Major atmospheric Cherenkov experiment observatory जो है वो कौन सी प्लेस पर जो है लॉन्च की गई है? अभी हमने रिसेंटली न्यूज पढ़ी थी ना कि मेस ऑब्जर्वेटरी जो है ना, मेस ऑब्जर्वेटरी, उसकी फुल फॉर्म क्या है? मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट। ये कहाँ एस्टैब्लिश की गई है? ये हमने करंट अफेयर्स में कवर किया होगा, ठीक है। आई होप आपने मार्क कर लिया होगा। दिस इज हानले। हानले कहाँ पर है? लद्दाख में। हानले इन लद्दाख, यहाँ पर जो है एस्टैब्लिश की गई है। अब बेसिकली इस ऑब्जर्वेटरी का काम क्या होगा? ये बेसिकली ऑब्जर्वेटरी क्या करेगी? यहाँ पर चेरेनकोव टेलीस्कोप को रखा गया है। इस टेलीस्कोप का काम है जो भी बहुत रिमोट, मतलब बहुत दूर जगह पर जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं या फिर जो भी कॉस्मोस में फिनोमिनाज हो रहे हैं, जैसे ब्लैक होल है ना, डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है, या फिर गामा रे बर्स्ट्स हो रही हैं, पल्सेस है, तो इन सब चीजों को ये स्टडी करेगा और इससे अगर हमें कोई न्यू डिस्कवरी मिलती है तो उन सबको ये एनालाइज करेगा, रिसर्च करेगा, ठीक है। तो ये चेरेनकोव टेलीस्कोप है, ये एक इमेजिंग टेलीस्कोप है, वर्ल्ड का हाईएस्ट। तो अब ये कहाँ पर रखा गया है? हानले लद्दाख में, to delve into the universe, to delve into the discoveries and the miracles of cosmos, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which country has approved the sale of 53 Mk54 lightweight to torpedoes to India at a cost of approximately 175 million?
कौन सी कंट्री है जिन्होंने हमें MK54 लाइट वेट टॉर्पीडोज देने का वादा किया है? बताओ। यस, इट इज यूएसए। ठीक है, टॉर्पीडोज एक तरह का मिलिट्री इक्विपमेंट है जो हम यूज करते हैं, जो कि हम सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं किसी और सबमरीन पर अटैक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज इज सेटिंग अप अ वर्ल्ड क्लास नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट विच प्लेस इन गुजरात? रिसेंटली हमने न्यूज में पढ़ा है कि NMHC विच इज नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और कहाँ किया जा रहा है वो आपसे पूछा है, लोथल में, ढोलरा में, सूरत में, मुंद्रा में या फिर पोरबंदर में। ये सब गुजरात की साइड से आपको बताना है कि कहाँ पर ये लोकेटेड है। तो द आंसर इज लोथल। लोथल से कुछ याद आया? इट इज एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। ठीक है, यहाँ पर हमें बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेस मिले थे, यहाँ पर हमें बीच के जो है रिमेन्स भी मिले थे। तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कि ये उस टाइम का ट्रेडिंग टाउन रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग हब जो है रहा होगा। और यहीं पर हम बना रहे हैं नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये हेरिटेज साइट है। इट इज एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। ठीक है जी, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट लोथल। इसका आंसर भी हमारे पास यही है। धोलेरा भी साइट है वहां की, लेकिन जो इसका आंसर है जो NMHC है वो कहाँ बन रहा है? लोथल में। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि NTCA जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है टाइगर रिजर्व के लिए, उन्होंने रिसेंटली अप्रूव किया है टू डेवलप कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ टाइगर रिजर्व। तो उन्होंने अप्रूव कर दिया, लेकिन हमें बताना है कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में? आप अपना आंसर मार्क करिए, तब तक मैं आंसर बताती हूँ। ये इट्स बिहार। हमने ये भी पढ़ा था न्यूज में कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पहले वहां पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और अब कैमूर टाइगर रिजर्व वहां का दूसरा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। तो आंसर है हमारे पास बिहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड व्हिच tech driven initiative aimed at modernizing its supply chain management system? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं FCI द्वारा लॉन्च किया गया एक पोर्टल जो कि चाहता है कि जो भी सप्लाई चेन में इश्यूज हैं, लीकेज के इश्यूज हैं, करप्शन के इश्यूज हैं, अडल्ट्रेशन के इश्यूज हैं, FCI की जो सप्लाई चेन है उसमें उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सके, उसको उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उनका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जा सके। तो एक ऐप बनाया गया था, उसका नाम क्या है वो आपसे पूछ रहे हैं। उसका नाम खाद्यश्री है, अन्न मित्रा है, अन्नवाहक है, अन्न दर्पण है या खाद्य सुगम है? इसका सही आंसर है अन्न दर्पण। यस, द राइट आंसर इज अन्न दर्पण। ये एक पोर्टल है जो FCI ने लॉन्च किया है फॉर इट्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, द फिफ्थ लूनर मिशन ऑफ इंडिया, द लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी लुपेक्स जो है वो डेवलप किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। बट इसके साथ इंडिया के साथ एक और कंट्री भी है जो जिनका एक कोलैबोरेटिव मिशन है। आपको बताना है कि वो कौन सी कंट्री है। USA है, रशिया, फ्रांस, जापान या ब्रिटेन? यस, द राइट आंसर इज जापान। हमने तब भी पढ़ा था कि ये ज्वाइंट मिशन है इसरो एंड जाक्सा का। जाक्सा क्या है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जाक्सा क्या है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ये जैसे इंडिया में स्पेस का काम कौन देखता है? इसरो। उसी तरीके से जापान में कौन देखता है? जैक्सा। और हम जैक्सा के साथ मिलकर कौन सा मिशन बना रहे हैं? दैट इज ल्यूपेक्स। ये एक लूनर मिशन है। लूनर मिशन का क्या मतलब? ये मून एक्सप्लोरेशन मिशन, ये मून को एक्सप्लोर करे, मतलब ये चंदा मामा पर जाएगा। ठीक है, चंदा मामा पर नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया विच स्टेट लॉन्च्ड अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ को डिस्ट्रिक्ट? को डिस्ट्रिक्ट नाम का कॉन्सेप्ट हमने रिसेंटली देखा है, एक स्टेट ने लॉन्च किया है। वो कौन सी स्टेट है? उड़ीसा,
केरला, असम, बिहार एंड उत्तराखंड। इनमें से कौन सा है आप बताइए? आंसर इज असम। द राइट आंसर इज असम। असम ने रिसेंटली जो है लॉन्च किया है एक न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स होंगी। आपने ये तो सुना है, एक कंट्री होती है जैसे हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। एक पूरे नेशन को हम डिवाइड करते हैं स्टेट्स के अंदर, ठीक है। पहले हो गई कंट्री, फिर कंट्री के अंदर होती है स्टेट, ठीक है। जैसे अलग अलग स्टेट्स हैं, यहाँ पर हमारे पास यूपी है, यहाँ पर हमारे पास पंजाब है, यहाँ पर हमारे पास गुजरात है। इस तरीके से छोटी छोटी क्या है हमारे पास सारी स्टेट्स हो गई। स्टेट्स के अंदर क्या होता है, छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट होती हैं। जैसे पंजाब की बात की जाए, पंजाब के अंदर अमृतसर, फिरोजपुर, फरीदकोट, ठीक है, इस तरीके से छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लेकिन असम ने एक न्यू कॉन्सेप्ट शुरू किया है जिसके अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट्स होंगी, मतलब डिस्ट्रिक्ट्स के नीचे भी छोटे छोटे एरियाज होंगे जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज किया जाए, ठीक है। तो ये आपको समझाने का मतलब था कि सबसे पहले हमारे पास ब्रॉडली कंट्री होती है, फिर स्टेट्स होती हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट होती हैं और को डिस्ट्रिक्ट्स होंगी जो डिस्ट्रिक्ट से भी छोटे साइज में होगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की जा सके। जितना छोटा एरिया होगा उतना उसको एडमिनिस्टर कर पाना इजी है, इसलिए ऐसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। कौन सी स्टेट में ये सबसे पहले लागू हुआ है? इन असम, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुफकुन have been jointly awarded the Nobel Prize for Physiology for which achievement? तो इन्होंने आपको क्वेश्चन में ही एक आंसर दिया है कि विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुफकुन सर जो हैं उन्हें नोबेल प्राइज मिला है। कौन से फील्ड के लिए? मेडिसिन के लिए। पर वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि उनकी कौन सी ऐसी अचीवमेंट थी जिसके लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। क्या उन्होंने डिस्कवरी की है माइक्रो आरएनए की, क्या उन्होंने ऐसा स्प्लिट सेल कल्चर बनाया है, या फिर कोई ऐसा बैक्टीरिया उन्होंने फाइंड किया है जो कि एक्जिमा कॉज करता है, या फिर उन्होंने माइक्रो रेडिएशन फॉर कैंसर क्योर को फाइंड आउट किया है। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, इट इज फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए। उन्होंने माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी की है, खोज की है, जिसके लिए उन्हें इस बार नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी जो है दिया गया है। किन्हें दिया गया है? विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुफकुन सर को, ठीक है। माइक्रो आरएनए की बात करूं तो माइक्रो आरएनए का मतलब है छोटा आरएनए। माइक्रो आरएनए का मतलब यही हुआ छोटा आरएनए, लेकिन माइक्रो आरएनए यहाँ पर इससे मतलब ये है आरएनए का एक ऐसा पार्ट कह लीजिए या ऐसी ब्रांच जो कि जीन रेगुलेशन का काम करती है। जीन रेगुलेशन का मतलब, देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो है जीन सेम होते हैं जो हम अक्वायर करते हैं अपने पेरेंट्स, लेकिन हर जीन का जो स्ट्रक्चर है वो बॉडी में जाके कोई डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे उसी जीन के कॉम्बिनेशन से आपके पास मसल सेल्स हैं, आपके पास नर्व सेल्स हैं, आपके पास किडनी के नेफ्रॉन्स के सेल्स हैं। तो हर जो जीन है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है उस फंक्शन को करने के लिए, वो कौन सा आरएनए है? वो माइक्रो आरएनए है, जिसकी खोज किन्होंने की है? मिस्टर एम्ब्रोज एंड मिस्टर रुफकुन ने, जिनको इस बार नोबेल प्राइज भी मिला है मेडिसिन के लिए। Deepa Karmakar, India's trailblazing gymnast, officially announced her retirement from the competitive gymnastics. वो कौन सी स्टेट से है? हमारे वेरी ऑनरेबल प्लेयर दीपा कर्माकर मैम, जो कि जिम्नास्टिक से रिलेटेड है, वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं हमें ये बताना है। क्या वो वेस्ट बंगाल से हैं, त्रिपुरा से हैं, मणिपुर से हैं, मिजोरम से हैं या असम से हैं, ठीक है। रिसेंटली उन्होंने अपनी जो है रिटायरमेंट घोषित की है, तो वो न्यूज में है। यस, उनकी जो स्टेट है वो है त्रिपुरा, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO declared on October 8 that this year India has eliminated dash as a public health problem. इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जिसको इंडिया ने एज अ पब्लिक हेल्थ जो इशू है उसको डिस्कार्ड कर दिया है, और WHO ने हमें फ्री फ्रॉम दिस डिजीज जो है डिक्लेयर कर दिया है? फिलारिसिस, ट्रकोमा, सिकल सेल डिजीज, हेमोफीलिया या ग्लोकोमा? द आंसर इज ट्रकोमा। आंसर इज ट्रकोमा।
जब हमने ये न्यूज आइटम डिस्कस भी की थी तब भी हमने डिस्कस किया था कि जो ट्रेकोमा है ये एक आइस की डिजीज है। कौन से बॉडी पार्ट को इफेक्ट करती है? आइस को। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरिया से कॉज होती है, ठीक है, और आइस को इफेक्ट करती है। और WHO ने इंडिया को फ्री फ्रॉम ट्रेकोमा डिक्लेयर कर दिया है इसी साल। गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड विच पॉलिसी फॉर प्रोवाइडिंग एसेंशियल फैसिलिटीज एंड कन्वीनियंसेस अक्रॉस द नेशनल हाईवे नेटवर्क। राजमार्ग सुविधा, हमसफर पॉलिसी, राहगिरी पॉइंट, शाही सफर, हाईवे इन। वो आपसे पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ऐसी एक पॉलिसी लॉन्च की है जिसमें वो ये सुविधाजनक बनाना चाहते हैं कि जब भी हम नेशनल हाईवेज पे ट्रेवल करें तो उसके आसपास जो है हमें बेबी सिटिंग रूम्स मिल जाएं, हमें क्लीन वॉशरूम्स मिल जाएं, ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना आए। तो ऐसे कौन सी पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है शुरू की है? इसका आंसर है हमसफर पॉलिसी। द आंसर इज हमसफर पॉलिसी, जो कि एम करती है कि मान लीजिए ये नेशनल हाईवे है, इसके आसपास जो जगह है यहाँ पर हम बेबी सिटिंग रूम्स बना सकते हैं, हम यहाँ पर क्लीन वॉशरूम्स बना सकते हैं, ताकि जो भी यात्री हैं जो इतने बड़े हाईवे पर ट्रेवल कर रहे हैं उन्हें किसी भी तरीका की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो द पॉलिसी इज हमसफर पॉलिसी। शास्त्र रामानुजन प्राइज इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सेलेंस इन विच फील्ड? ये वैसा क्वेश्चन है जो कि फ्री के नंबर है। क्यों? इसमें हमें क्वेश्चन में ही आंसर दिख रहा है। वो पूछ रहे हैं कि शास्त्र रामानुजन प्राइज कौन से फील्ड के लिए दिया जाता है। तो जहां पर मैंने रामानुजन सर का नाम पढ़ा वहीं पे मुझे पता चल गया कि दिस इज गिवन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, तो आंसर भी वही है। ठीक है, रामानुजन सर इज एन एक्सेलेंट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया। ठीक है, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं इन्फिनाइट सीरीज में, नंबर थ्योरी में, तो बहुत ही इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन रही है मैथमेटिक्स फील्ड में रामानुजन सर की। और उनके ऑनर में अगर कोई प्राइज बनाया गया है तो उनके फील्ड के लोगों को ही ऑनर करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और इस बार हमने अभी पढ़ा था डॉक्टर अलेक्जेंडर डन, डॉक्टर अलेक्जेंडर डन सर को ये अवार्ड जो है दिया भी गया है। इस बार जो किनको मिला है, इन्हें ये अवार्ड जो है मिला है इस बार के लिए, मतलब 2024 की। डॉक्टर अलेक्जेंडर डन, जिन्हें शास्त्र रामानुजन प्राइज जो है मिला है। और ये प्राइज कौन देता है? शास्त्र यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। ये किनके द्वारा दिया जाता है? शास्त्र यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। ये तमिलनाडु बेस्ड एक यूनिवर्सिटी है जो रामानुजन सर की तरह जो भी टैलेंटेड मैथमेटिशियंस हैं उन्हें ये अवार्ड जो है देती है। The Cabinet Committee on Security approved on October 9 the acquisition of 31 MQ-9B remotely piloted Predator drones from which country? Recently, Government of India ने ये घोषित किया है कि हम जो है 31 MQ-9B Predator drones जो किसी कंट्री से लेंगे। वो कौन सी कंट्री है जिससे हम ये ले रहे हैं? आई होप आपने मार्क कर लिया होगा। इट्स एन इजी क्वेश्चन। यस, द आंसर इज यूएसए। यूएसए की एक इंपॉर्टेंट कंपनी है जनरल एटॉमिक्स, जनरल एटॉमिक्स, जो कि ये प्रेडेटर ड्रोन्स बना रही है और हम इनसे जो है अक्वायर कर रहे हैं 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है आपको कि MQ-9B जो है वो क्या है, तो द आंसर इज प्रेडेटर ड्रोन। दे आर द प्रेडेटर ड्रोन्स। ठीक है, चलिए। The Union government conferred the classical language tag to 5 more Indian languages. Which one of the following is not one of them? Recently, Government of India ने 5 Indian classical languages और ऐड की हैं already existing 6 की लिस्ट में। तो इसके कारण क्या हुआ है, हमारे टोटल जो इंडियन क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो हो गई हैं 11। ठीक है, तो रिसेंटली जो 5 ऐड की गई हैं वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी है जो ऐड नहीं की गई है? असमीज, बंगाली, मणिपुरी, मराठी या प्राकृत? द आंसर इज मणिपुरी। जो मणिपुरी है वो इस बार ऐड नहीं की गई है। इस बार ऐड की गई है असमी, बंगाली, मराठी, प्राकृत एंड पाली। ये 5 जो है इन्हें ऐड किया गया है इस बार। ठीक है, तो मणिपुरी इस बार ऐड नहीं की गई है। जो 5 लैंग्वेजेस ऐड की हैं वो है असमीज, बंगाली, मराठी, प्राकृत एंड पाली।
ठीक है, तो टोटल काउंट कितना हो गया है हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस का? टोटल हो गया है 11। फर्स्ट टाइम कौन सी नॉमिनेट की गई थी? तमिलनाडु, तमिल, ठीक है, यानी तमिल जो लैंग्वेज है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे की गई थी संस्कृत, ठीक है, और टोटल अब कितनी है हमारे पास? 11, ठीक है जी। The government launched the pilot project for the Prime Minister's internship scheme. Recently PM internship scheme news में थी। What is the amount of monthly stipend जो कि दिया जाएगा किसी इंटर्न को? 3,000, 5,000, 7,500, 10,000 या कोई फिक्स अमाउंट है ही नहीं। आंसर है जी 5,000, ठीक है। इसका स्प्लिटअप भी जान लेते हैं। जो भी पीएम इंटर्नशिप के स्कीम के अंतर्गत जो भी इंटर्न हायर किए जाएंगे टॉप 500 कंपनीज में, ठीक है, उन्हें 4,500 की जो स्टाइपेंड है वो गवर्नमेंट देगी। जो बाकी 500 है वो कंपनी देगी, जिस कंपनी में वो इंटर्नशिप कर रहे होंगे, फ्रॉम देयर CSR फंड, ठीक है। ये अपने CSR के फंड्स में से उन्हें 500 रुपीज देंगे जो भी इंटर्न यहाँ पर आएंगे। तो ये टोटल हो गया ना 5,000। तो यही हमारा आंसर है कि कितना स्टाइपेंड देंगे? 5,000। 4,500 देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 500 देंगे वो कंपनी जहां पर आप इंटर्न करेंगे। नेक्स्ट, which country declared on October 3 to cede sovereignty of the strategically important Chagos Islands to Mauritius? किसने अपनी सोवरेनिटी ओवर चेगोस आइलैंड जो है मॉरिशस को दे दी है? मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये हमारा इंडिया है। यहाँ पर हमारे पास कहीं नीचे है चेगोस आइलैंड, जो कि ग्रुप है कुछ आइलैंड नेशंस का। इनके आसपास ही है मॉरिशस, ठीक है जी। अब क्या हुआ है कि चेगोस आइलैंड पर किसी एक कंट्री की सोवरेनिटी थी। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। कहते हैं कि उनके राज में कभी भी सूरज नहीं डूबता था। वो एक बहुत बड़ी कॉलोनियल पावर थे, ठीक है, और उन्होंने उनकी एक सोवरेनिटी थी चेगोस पर भी, लेकिन अब उन्होंने अपनी सोवरेनिटी दे दी है मॉरिशस को। तो आई होप आपने आंसर अब तक गेस कर ही लिया होगा, क्योंकि उन्होंने हम पर भी बहुत देर राज किया है, दैट इज ब्रिटेन, ठीक है, यूके, ठीक है, ब्रिटेन इसका सही आंसर है। फ्रांस, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो खुद, कनाडा खुद, दे वर द कॉलोनी, ठीक है। तो चेगोस आइलैंड पर ब्रिटेन की पहले सोवरेनिटी थी। अब ब्रिटेन ने चेगोस आइलैंड को किसके हैंडओवर कर दिया है? मॉरिशस, ठीक है। नेक्स्ट, BCCI inaugurated its new National Cricket Academy। और वो कहाँ सिचुएटेड है? वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इसका आंसर है बेंगलुरु। जो नई नेशनल क्रिकेट एकेडमी है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फॉर्मली ज्वाइन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इंडिया ने ज्वाइन किया है। तो वो पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिग कैट इज नॉट फाउंड इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे बिग कैट का मतलब बड़ी बिल्ली नहीं है, यहाँ पे बिग कैट का मतलब है लेपर्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा, इस तरीके की बिग कैट्स जो स्पीसीज है कैट फैमिली से बिलोंग करती है। इनमें से कौन सी ऐसी कैट फैमिली से बिलोंग करता स्पीसीज है जो इंडिया में नहीं पाया जाता? टाइगर, लायन, लेपर्ड, जैगुआर और चीता। आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। द आंसर इज जैगुआर। जैगुआर इंडिया में नहीं पाया जाता। हमारे इंडिया में जैगुआर की कार्स ही मिलती हैं, जैगुआर खुद नहीं मिलता, ठीक है। टाइगर मिलता है, तभी तो टाइगर रिजर्व्स भी हैं, ठीक है। उसके बाद लायन, यस, मिलते हैं, एशियाटिक लॉयंस इन गुजरात हम बात करते हैं। लेपर्ड भी मिलते हैं। और चीता, चीता दो इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गए थे, लेकिन हमने फिर से रीइंट्रोड्यूस किया है। कहाँ पर किया था? कुनो नेशनल पार्क। कहाँ पर रीइंट्रोड्यूस किया था? कुनो नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश, ठीक है जी। तो अब हमारे पास चीता भी है, लेपर्ड भी है, लायन भी है, टाइगर भी है, तो बचा कौन? जैगुआर, जो कि इंडिया में नहीं पाया जाता है। जैगुआर के साथ एक और टाइगर स्पीसीज है, एक और बिग कैट है जो नहीं पाई जाती, नोट कर लीजिए, वो है प्यूमा। प्यूमा भी इंडिया में नहीं पाया जाता। तो इंडिया में बाकी सारी बिग कैट्स पाई जाती हैं सिवाय जैगुआर एंड प्यूमा के, ठीक है। इट कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन दिस टाइम। फिर गवर्नमेंट हाईएस्ट रिकॉग्निशन in the field of cinema, that is Dada Saheb Phalke Award was conferred on the veteran actor मिथुन चक्रवर्ती सर, ठीक है। वो हमें बोल रहे हैं कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर दिस ईयर यानी 2024 के लिए मिथुन चक्रवर्ती सर को दिया गया है।
तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि इस प्राइज मनी में, इस अवार्ड में आपको कितनी प्राइज मनी मिलती है। 2.5 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, या कोई कैश प्राइज होता ही नहीं। आंसर इज 10 लाख। ठीक है, तो इसमें हमें कितनी प्राइज मनी मिलती है? 10 लाख रुपीज मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ एक स्वर्ण कमल भी मिलता है और एक शॉल भी दी जाती है। इसके साथ क्या क्या मिलता है? स्वर्ण कमल, ठीक है, एंड अ शॉल। इस स्लाइड में से कुछ और इंपॉर्टेंट बातें अगर हम बात करें तो वो हो सकती है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस फील्ड के लिए दिया जाता है? तो ये सिनेमा में दिया जाता है। इस बार किसे दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती सर को दिया गया है। और प्राइज मनी कितनी है? 10 लाख रुपीज विद अ शॉल एंड विद अ वर्ल्ड कमल। India signed an international agreement on September 25 at UNGA to protect marine biodiversity on the high seas. हाई सीज से आपका क्या मतलब है? यानी हाई सीज जो है वो मरीन एरिया है बियॉन्ड कितने नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्टल लाइन ऑफ अ कंट्री? 100, 150, 200, 250 या 300। इस न्यूज को हमने थोड़ा डिफरेंटली जो है डील किया हुआ है अपनी क्लासेस में, जहां पर मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली इंडिया ने साइन की है BBNJ, नॉट DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, BBNJ विच इज बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब ये है कि जो भी बायोडाइवर्सिटी किसी भी कंट्री की, ठीक है, जो भी बायोडाइवर्सिटी है जो किसी कंट्री की, फॉर एग्जांपल इंडिया की अपनी नेशनल बाउंड्री से बाहर मिलती है, उस पर किसका हक होगा? क्या उस पर सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज का हक है या फिर वो जहां लोकेटेड है सिर्फ उन कंट्रीज का हक है? तो इस चीज को डील करने के लिए वी हैव कम अप विद BBNJ, जैसे रिसेंटली इंडिया ने भी साइन किया है। तो यहाँ पर एक की पॉइंट हमारे लिए समझना ये जरूरी हो जाता है कि आखिर नेशनल जुरिस्डिक्शन कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक है, और उसके बाद हाई सीज जो है वो कहाँ से शुरू होते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास 200 नॉटिकल माइल। तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि देखिए, अगर मान लीजिए ये एक कंट्री है, ये इंडिया है, ये हमारी कोस्टल लाइन है, यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक जितना भी समुद्र है और इसके अंदर पाए जाने वाले फ्लोरा, फोना, हर तरह का जानवर, हर तरह की जड़ी बूटी पर किसका अधिकार है? इंडियन नेशनल गवर्नमेंट का। ठीक है, लेकिन इस जुरिस्डिक्शन के आगे जो भी है वो है हाई सीज। ठीक है, इस पर किसी एक कंट्री का अधिकार नहीं होता। इससे जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं उसे कंट्रीज आपस में बांटती है। इसी पर ही जो है रजामंदी करने के लिए BBNJ बनाया गया है। और इसलिए हमें ये क्लियर रखना है कि हमारी नेशनल जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है? सिर्फ 200 नॉटिकल माइल्स तक। उसके आगे क्या है? हाई सी। ठीक है, चलिए। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे on September 27, the Ministry of Tourism launched a national responsible tourism initiative titled पर्यटन मित्र एंड पर्यटन डैश। क्या स्कीम का यहाँ पर नाम ही पूछा गया है कि टूरिज्म से रिलेटेड एक स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उस स्कीम का नाम क्या है? पर्यटन मित्र है, उन्होंने हिंट दे दिया है। अब आगे क्या है? पर्यटन दीदी, पर्यटन सखी, पर्यटन दोस्त, पर्यटन बंधु या पर्यटन सखा? क्या है इनमें से आंसर? तो अगर आपने वो वाली वीडियोस देखी हैं, हमारी फुल कोर्स वाली वीडियोस देखी हैं, तो यू विल बी एबल टू कैच इट। इट्स पर्यटन दीदी। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको साथ में रिलेट करके ये भी बताया था कि इससे रिलेटेड एक स्कीम और है, ड्रोन दीदी। ठीक है, ड्रोन दीदी स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की एक स्कीम है जो कि एम कर रही है विमेन को स्किल्स देने में, ड्रोन चलाने की स्किल्स दे रहे हैं, जिससे कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है ऑब्जर्व कर सके, मॉनिटर कर सके क्रॉप्स को। तो एक बड़ी हाई लेवल स्किल है जो हम ड्रोन दीदी के माध्यम से रूरल वुमेन को दे रहे हैं। ठीक है, उससे मिलती जुलती ही एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की, पर्यटन दीदी। इसमें हम क्या करेंगे? हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं? बेसिकली हम वुमेन को, चिल्ड्रन को, या फिर जो लोग टूरिज्म सेक्टर में रिलेटेड हैं, जैसे कैब ड्राइवर्स हैं, होटल जिनके हैं, होटल के मालिक हैं, होटल का स्टाफ है, इन सबको ट्रेनिंग देने का जो है एक प्रयत्न कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि इंडिया को एज अ टूरिस्ट हब बनाया जा सके।
उन लोगों को हॉस्पिटैलिटी के मैनर सिखाए जा सके कि कैसे कोई अगर हमारे देश में आता है तो हमें बिहेव करना है, हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है उन्हें दिखानी है, किस तरीके से हमारा जो है एक तरीका होना चाहिए उनको डील करने का। तो उस सब की जो है ट्रेनिंग दी जाएगी लोकल लोगों को, ताकि इंडिया को टूरिस्ट हब बनाया जा सके। और स्कीम का नाम आप फिर से पढ़ लीजिए, पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी। Under the National Supercomputing Mission, Paramrudra supercomputer were launched on September 26. These supercomputers have been developed by CDAC, that is Center for Development of Advanced Computing. ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? आपको बेसिकली इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन जो है वो यही पूछ रहा है, सीडैक का जो है हेडक्वार्टर्स कहाँ है या सीडैक कहाँ लोकेटेड है। इसका आंसर बहुत इजी है, दैट इज पुणे। आंसर इज पुणे। सीडैक इज बेस्ड इन पुणे। ठीक है, अब सीडैक करती क्या है? बेसिकली जो भी सुपर कंप्यूटर इंडिया में बन रहे हैं, द परमरुद्र, ठीक है, बने हैं, उनको कौन बना रहा है? दैट इज जो टेक्नोलॉजी है या जो मास्टरमाइंड है पीछे, वो कौन है? सीडैक। ठीक है, सीडैक कहाँ पर लोकेटेड है? पुणे में। अब मुझे आप साथ में कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो क्या था, उसका नेम क्या था? एक हिंट तो मिल गया, परम तो था, है ना। अब हमने परम रुद्र लॉन्च किया है, पर जो फर्स्ट हमारा सुपर कंप्यूटर था वो क्या था? परम डैश। वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम मोदी अटेंडेड द 6th क्वाड समिट जो है हुआ था सितंबर 21 में यूएसए। ठीक है, तो विच कंट्री शैल बी होस्टिंग द 7th क्वाड समिट इन 2025? वो हमें बोल रहे हैं कि जो 6th क्वाड समिट था वो इस बार यूएस में हुआ था, जिसे हमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड किया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि इस बार का जो समिट है वो कहाँ हुआ था। ठीक है जी, पर साथ में ही दूसरा क्वेश्चन हमें ये पूछ रहे हैं कि कौन सी कंट्री है जो इसे होस्ट करेगी 7th क्वाड को, मतलब नेक्स्ट टाइम। तो इसका आंसर कौन है, अब बताइए? जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस या न्यूजीलैंड? तो द आंसर इज आर वेरी ओन इंडिया। इंडिया भी क्वाड का एक मेंबर है। सबसे पहले क्वाड के मेंबर्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वाड के 4 मेंबर्स हैं। क्वाड जैसे कि आपको पता है क्वाड्रिलेटरल, इसकी 4 साइड्स होती हैं हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ऐसा भी होता है, ऐसा ऐसा जैसा भी, जिसकी 4 साइड्स हो वो एक क्वाड्रिलेटरल है। इस बार जो 4 हमारे क्वाड के मेंबर्स कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया एंड जापान। ठीक है, ये 4 कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका एम है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। ठीक है, इस बार की जो मीटिंग थी वो यूएस में हुई थी, जो अगली होगी वो इंडिया में होगी। ठीक है, इस बार कौन सा एडिशन था? 6th एडिशन, जो कहाँ हुआ? यूएस में। और नेक्स्ट एडिशन क्या होगा? 7th, जो कहाँ होगा? इंडिया में। ठीक है, आई होप दिस क्वाड समिट इज क्लियर। देन हाई लेवल कमिटी ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन किन्होंने हेड की थी? रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने नोट दे दी है कि इंडिया इज रेडी फॉर द साइमल्टेनियस इलेक्शन। ठीक है, साइमल्टेनियस इलेक्शन का क्या मतलब हुआ कि लोकसभा की इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की इलेक्शन और म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत की जो इलेक्शंस होती हैं इंडिया में, वो सब एक ही टाइम पर होगी। ऐसा नहीं कि अभी जैसे लोकसभा की इलेक्शंस 2024 में हुई, आपकी स्टेट में हो सकता है कि अगले साल इलेक्शंस हो। तो इस तरीके से जो मिसमैच है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शंस का और पंचायत की इलेक्शंस का और लोकसभा की इलेक्शंस का, उसको हम क्लब कर रहे हैं ताकि उनकी जो इलेक्शंस हैं वो एक टाइम पर ही हो। इससे क्या होगा? खर्चा कम होगा और जो हमारी कंट्री है वो हमेशा फेस्टिव मूड यानी इलेक्शन मोड में नहीं रहेगी, और ज़्यादा काम या जो ज़्यादा फोकस है वो एडमिनिस्ट्रेशन पर रहेगा, ना कि सिर्फ इलेक्शन करा लो, है ना। सिर्फ रैलियाँ ही नहीं होती रहेंगी पूरा साल, हम अब कुछ इफेक्टिव वर्क पर भी होगा। इसके साथ साथ ये भी बेनिफिट होगा कि देखिए मोस्टली जो गवर्नमेंट स्टाफ है उनकी ड्यूटी लग जाती है इलेक्शन में, तो जिसके कारण गवर्नमेंट ऑफिस का जो काम है वो सफर करता है। तो जब इकट्ठी इलेक्शंस हो जाएंगी तो ये सफर नहीं करेगा। तो ऐसी एक कमेटी हमने बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिन्होंने सजेस्ट किया कि इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए। आपको मुझे बताना है कि वो जो कमेटी थी वो किन्होंने हेड की थी? मिस्टर सुनील अरोड़ा ने, सुशील चंद्र ने, RN कोविंद सर ने, राजीव कुमार सर ने, या सुधांशु पाल सर ने? यस, द आंसर इज वेरी मच क्लियर, विच इज
मिस्टर R.N. कोविंद, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, श्री रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। इनके अंतर्गत एक हाई लेवल कमिटी बनाई गई थी ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस, जिसे अब टिक मार्क भी मिल चुकी है, यानी ये अप्रूव हो चुकी है यूनियन कैबिनेट से। रिसेंटली हम कुछ दिनों में देखेंगे कि विंटर सेशन जो लगेगा पार्लियामेंट का, उसमें एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा रिलेटेड टू साइमल्टेनियस इलेक्शन, ठीक है, जिसके कारण रास्ता साफ हो जाएगा फॉर द साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू बी हेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमा रिंची शर्मा, Nepal's 18-year-old Sherpa has been created a world record by becoming the youngest person to summit all dash peaks above 8,000 meters. हमने पर्सनल न्यूज में डिस्कस किया था कि निमा रिंची शर्पा जो है, उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिसमें वो यंगेस्ट पर्सन बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने 8,000 मीटर से बड़ी जितनी भी पीक्स हैं उन सबको क्लाइम कर लिया है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि उन्होंने कितनी जो समिट्स हैं ओवर, जिनकी जो हाइट है वो 8,000 से ज्यादा है, जिन्हें उन्होंने क्लाइम किया है। तो आंसर इज 12, 13, 14, 15, 16, इनमें से कोई एक। अब बताइए, ये राइट आंसर इज 14। 14 ऐसी पीक्स हैं जिन्हें उन्होंने क्लाइम कर लिया है, ठीक है, और उनकी हाइट 8,000 से ज्यादा है, ठीक है। इनके साथ ही हमने एक और नाम पढ़ा था, एड्रियाना ब्राउनली का। शी हैड बिकम द यंगेस्ट वुमन। अब लिख लीजिए, एड्रियाना ब्राउनली। अब इन्होंने क्या किया था, ये बन गई हैं यंगेस्ट वुमेन शर्पा, जिन्होंने यंगेस्ट वुमेन बनी है जिन्होंने ये सारी समिट्स, जो भी 8,000 से ऊंची समिट्स हैं, 14 ऐसी समिट्स हैं, उनको क्लाइम करने वाली ये यंगेस्ट वुमेन बन चुकी है, ठीक है। ये यंगेस्ट क्या बन चुकी हैं, वुमेन बन चुकी हैं। इनकी एज कुछ 23 इयर्स है और ये यंगेस्ट वुमेन बन गई हैं जिन्होंने ये सारी पीक्स जो है क्लाइम की है। और निमा रिंची शर्पा क्या बन गए हैं, यंगेस्ट पर्सन, क्योंकि उनकी एज कितनी है, 18 इयर्स ओल्ड। नेक्स्ट, एट द एशियान इंडिया समिट, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी अनाउंस्ड द डबलिंग ऑफ स्कॉलरशिप फॉर एशियान स्टूडेंट्स एट विच इंडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है। एशियान समिट में भी बात की गई है कि हम ना स्कॉलरशिप को डबल करेंगे। एशियान से जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं किसी एक इंडियन यूनिवर्सिटी में, इनमें से जिनकी जो स्कॉलरशिप है हम डबल करने की बात हो रही है, वो कौन से यूनिवर्सिटी की बात चल रही है, JNU की, BHU की, DU की, नालंदा यूनिवर्सिटी की, या तक्षशिला यूनिवर्सिटी? तो यस, द आंसर इज नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। नालंदा यूनिवर्सिटी की बात हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। एशियान समिट में इसकी बात हुई थी कि जो भी नालंदा यूनिवर्सिटी में एशियान कंट्रीज से आकर बच्चे पढ़ते हैं, उनकी जो एजुकेशन है, जो उनकी स्कॉलरशिप है, उसको डबल कर दिया जाए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ SCO? हमें बताना है इनमें से कौन सी कंट्री है जो SCO का पार्ट, SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका पार्ट नहीं है, यानी इसका मेंबर कंट्री नहीं है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, सिंगापुर या ईरान? अगर आप ये वीडियो सिर्फ आज की वीडियो ही देख रहे हैं तब भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि इंडिया तो है, तो मतलब इंडिया तो आंसर नहीं हो सकता। पाकिस्तान भी है, इन दोनों ने तो 2017 में ज्वाइन किया था शंघाई कोऑपरेशन को। फिर चाइना भी है, क्योंकि शंघाई तो जगह ही चाइना की है, चाइना तो फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। और रीसेंट मेंबर्स जो हमने अभी ऐड किए, हमने बात की थी, ईरान एंड बेलारूस को ऐड किया गया है, मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो ये आंसर हमें एलिमिनेशन से भी मिल गया, दैट इज सिंगापुर। आंसर इज सिंगापुर, ठीक है। ये SCO का मेंबर जो है नहीं है, नॉट अ मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज नसीम अल बहर, ये एक एक्सरसाइज है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया कौन सी कंट्री के साथ मिलकर करता है, बी इट ओमान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, कतर या कुवैत? कौन सी कंट्री के साथ नसीम अल बहर जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इंडिया करता है? द आंसर इज ओमान, द आंसर इज ओमान, ठीक है जी, ओमान इसका सही आंसर है। एक्सरसाइज नजर इल रहा। एयरफोर्स डे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयरफोर्स डे जो है वो कौन सी तारीख को जो है सेलिब्रेट किया जाता है? अक्टूबर 6 को, 7 को, 8 को, 9 को या 10 को? आंसर इज अक्टूबर 8। तो एयरफोर्स डे जो कमेमोरेट करता है रेजिंग ऑफ एयरफोर्स
इन इंडिया इन 1932 अक्टूबर 8 को ये हुआ था, ठीक है। तो इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं इसे एयरफोर्स डे। So that's all for today's video. I hope you enjoyed this video and I was able to add something to your preparation. I hope आपको इससे आपके concepts revise भी हुए होंगे, आपकी practice भी हुई होगी. So don't forget to mention your scores in the comment section. So for more such updates and for more such informative videos, keep following ज्ञानम अमृतसर. अपना भी ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए और खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और पढ़ते रहिए. Thank you. Have a nice day ahead.